नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और हमारी सीएलसी द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले नीट के प्रीवियस ईयर पेपर्स को अच्छे से आप एंजॉय कर रहे होंगे। इसी के साथ साथ इसी श्रृंखला में अगले कदम की ओर मैं संतोष पांडे सीएलसी सीकर से सीनियर जूलॉजी फैकल्टी के रूप में आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ इवोल्यूशन से रिलेटेड 2013 से 2019 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करवाने के लिए। आइए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं और क्या और कहां से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इवोल्यूशन के फील्ड में। सवाल उठता है, सबसे पहला सवाल ये हम देखेंगे कि अगर इवोल्यूशन बहुत ब्रीफ तरीके से आपको पढ़ना है, क्योंकि अभी समय कम हो गया है, तो ब्रीफ तरीके से कहां आपको अधिक फोकस करना है। तो मैं 3-4 बातें कहूँगा आपसे। अगर एक हॉटेस्ट टॉपिक की ओर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर मैं बात करूं तो एक तो हो जाता है, ध्यान दें, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, और दूसरे नंबर पर आप ध्यान देंगे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, इसी के साथ साथ हम बात करेंगे दो और चीजें, होमोलॉगस ऑर्गन्स, होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स। ये बात आ जाएगी। ये 3 चीजें हैं, एक तो देखिए होमोलॉगस और दूसरा एनालॉगस, यहां की बात करेंगे। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे, ये तो हुई बात कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। इसके अलावा आप 2-3 चीजें और फोकस करेंगे। एक तो ओरिजिन ऑफ लाइफ से जो मॉडर्न थियरी है उस पर आप फोकस करेंगे। मॉडर्न थियरी का अर्थ यह है कि जो AI ओपेरिन के द्वारा प्रोवाइड की गई थियरी है उस पर फोकस करेंगे। और थियरीज में आपका अधिक फोकस होना चाहिए कि कौन कौन सी थियरी किसने प्रोवाइड किया है, और डार्विन्स थियरी को थोड़ा डिटेल में, और मॉडर्न थियरी से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उन पर आप बात करेंगे। जैसे जेनेटिक ड्रिफ्ट है, जैसे हार्डी-वीनबर्ग्स लॉ से रिलेटेड बातें हैं, और इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि रिलेटेड जैसे साल्टेशन है, म्यूटेशन है, और इसी के साथ साथ आप देखेंगे कुछ और चीज़ें, फाउंडर्स इफेक्ट, हार्डी-वीनबर्ग लॉ, ये सब बातें आप थोड़ा सा फोकस करेंगे। बस इन चीज़ों पर फोकस रखते हुए ही पूरा इवोल्यूशन घूमता है नीट में। 2-3 बातें और देखिए कि नीट में एक साल में इवोल्यूशन में हर साल कितने क्वेश्चन आते हैं, तो जनरली 3 क्वेश्चन आते हैं, और बाई चांस कभी कभी किसी ईयर में 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लेकिन किसी ईयर में 4 to 5 क्वेश्चन भी हो जाते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे इन जनरल 3 क्वेश्चन, रेयरली 2 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। जैसे अभी रिसेंटली 2019 में 4 क्वेश्चन आ गए थे। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इन चीज़ों को। आइए इसी श्रृंखला में इन टॉपिक्स की बात करेंगे, ध्यान में रखेंगे। इन टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स के अराउंड घूमते हैं इवोल्यूशन में। तो ठीक है, शुरू करते हैं। आपके लिए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। तो यहां पर आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू डार्विन द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज ड्यू टू। तो आप ध्यान दीजिए, यहां पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। नंबर 1 है, यहां पर देखेंगे ड्यू टू कंपटीशन विद इन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, ड्यू टू reduced feeding efficiency in one species due to the presence of interfering species। ध्यान दीजिएगा। और तीसरा क्वेश्चन है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, एंड 4th क्वेश्चन इज द इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन वो होता है जो एक ही स्पीसीज के मेंबर्स के बीच होता है, और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन वो होता है जो अलग अलग स्पीसीज के मेंबर्स के बीच होता है। तो जैसा कि आपने इकोलॉजी पढ़ा होगा और इवोल्यूशन में भी हम लोग पढ़ाते हैं, तो इकोलॉजी में एक्चुअली एक लाइन दी हुई है वहां पर, और उसमें कहा गया है
कि अकॉर्डिंग टू डार्विन इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल इज मोस्ट पोटेंट इवोल्यूशनरी फोर्स। जी हाँ, उसी लाइन की बेसिस पर, उसी लाइन को कोरिलेट करते हुए हम लोग एवोल्यूशन में भी इस चीज को बता देते हैं, उसी से कोरिलेट करता हुआ ये क्वेश्चन है। और जैसे ही मेरी ये लाइन मैंने आपको बताया, तो इस लाइन की बेसिस पर बड़े आराम से आप समझ सकते हैं कि क्या हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू डार्विन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज ड्यू टू, तो जवाब हो जाएगा क्या, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन या अंतर स्पीसीज प्रतिस्पर्धा, या इसे कहते हैं अंतर जातीय प्रतिस्पर्धा या अंतर जातीय संघर्ष। तो आपके सामने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये 4। और इसी के साथ साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। और क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखेंगे क्या कहा गया है, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स विद डिफरेंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इवॉल्व similar phenotypic adaptation in response to a common environmental challenge is called। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, the process by which organisms with different evolutionary history means organism की evolutionary history different है। इसका मीनिंग है कि organisms का जो उनकी ancestry है, पूर्वजता है, वो अलग अलग है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए कि अब इवॉल्व सिमिलर फिनोटिपिक एडाप्टेशन। फिनोटिपिक एडाप्टेशन मींस बॉडी में जो एक्सटर्नल एडाप्टेशन है वो सिमिलर दिखाई दे रहे हैं इन रिस्पॉन्स टू कॉमन एनवायरमेंटल चैलेंजेस, इन रिस्पॉन्स टू कॉमन एनवायरमेंटल चैलेंजेस। अब बात करेंगे यहां पर ना, तो सिंपली आप देख सकते हैं इसका मीनिंग क्या, इंडिकेट क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक तो आप ध्यान दीजिए कि यहां पर यह कहा जा रहा है कि एक तो इस तरह की स्पीसीज है, इस तरह की मेंबर्स वाली स्पीसीज है, दूसरा आप देखेंगे इस तरह के मेंबर्स वाली स्पीसीज है, तीसरा आप देखेंगे इस तरह के मेंबर्स वाली स्पीसीज है। ये 3 टाइप की स्पीसीज है। अब यहां से हर स्पीसीज से कुछ इंडिविजुअल्स, ध्यान दीजिए, अगर हम बात करेंगे कि इनमें सिमिलर एडाप्टेशन डेवलप कर जाते हैं, मान लीजिए फ्लाइंग के लिए एडाप्टेशन डेवलप कर जाते हैं, तो सिमिलर एडाप्टेशन का डेवलप करने का मतलब ये कि ये स्पीसीज आप ध्यान दीजिए और यहां से आ गया, तो सिमिलर टाइप का एडाप्टेशन डेवलप करने की बात अगर हम करें तो आप देख सकते हैं कि हर स्पीसीज में मान लीजिए फ्लाइंग का कैरेक्टरिस्टिक डेवलप कर रहा है, तो उस कंडीशन में फिर क्या होगा, तो देख सकते हैं आप डिफरेंट टाइप की स्पीसीज अलग अलग हैबिटेट से सेम हैबिटेट की ओर आ रही हैं, और सेम हैबिटेट में आने पर उनको क्या मिल रहे हैं, दे आर फेसिंग द कॉमन एनवायरमेंटल चैलेंजेस। वो कॉमन एनवायरमेंटल चैलेंज को फेस करेंगे, समान रिक्वायरमेंट उनको चाहिए जीने के लिए, रहने के लिए, सक्सेसफुली सर्वाइव करने के लिए। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अगर सिमिलर फिनोटिपिक कैरेक्टर या सिमिलर एडाप्टेशन डेवलप करेगा तो इसे कहेंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इसी को कहा जाता है अभिसारी उद्विकास। यहां एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के थ्रू जो एडाप्टेशन डेवलप करेगा उस एडाप्टेशन को कहा जाएगा एनालॉगस ऑर्गन। क्या कहा जाएगा, एनालॉगस ऑर्गन। तो इस तरह से आप देखेंगे, मैं आपको बता दूं कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से जो डेवलप करते हैं स्ट्रक्चर्स, वो डेवलप करते हैं कौन, एनालॉगस ऑर्गन। इस तरह से बात करेंगे यहां। अब सिंपली हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसमें देखेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहां पर देखिए एडाप्टिव रेडिएशन, नेचुरल सिलेक्शन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, और आपका जवाब ये हो जाएगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या अभिसारी विकास। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी श्रृंखला में, यहां पर देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्या, द आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ कैट शो डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ स्ट्रक्चर yet they perform similar function. This is an example of। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए एक तो कहा गया कि आई ऑफ कैट, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है क्या कि आई ऑफ ऑक्टोपस। जरा देखिए कि ये सिमिलर एंसेस्ट्री वाली स्पीसीज हैं या डिफरेंट एंसेस्ट्री वाली स्पीसीज हैं, तो जवाब यही आएगा कि दे आर द स्पीसीज हैविंग डिफरेंट एंसेस्ट्री।
और दूसरे एंसेस्ट्री वाले स्पीसीज हैं, इनकी पूर्वजता अलग अलग है। इसीलिए अब इनमें क्या डेवलप किया हुआ है, सिमिलर एडाप्टेशन देखने के लिए आई के रूप में। तो जब डिफरेंट एंसेस्ट्री वाली स्पीसीज सिमिलर एडाप्टेशन डेवलप कर रही हैं, तो जवाब फिर क्या हो गया, जो अभी इसके पहले क्वेश्चन में था। जवाब था कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो रहा है, और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के थ्रू ये ऑर्गन दोनों की आई डेवलप कर रही हैं, इसलिए ये क्या होंगे, एनालॉगस ऑर्गन्स। तो यहां पर आप देखेंगे क्या हो जाएगा, एनालॉगस ऑर्गन्स दैट हैव इवॉल्व ड्यू टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। देखिए बात आ गई ना, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था वही बात यहां पर आ गई। तो आप देखेंगे संवृत्ति अंग जो अभिसारी विकास के कारण विकसित हुए हैं। हमेशा जानिए कि जब कन्वर्जेंस होगा तब जो स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे स्पीसीज में वह एनालॉगस होंगे, और जब डाइवर्जेंस होगा तब जो स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे स्पीसीज में वो होमोलॉगस स्ट्रक्चर होंगे। तो चलिए ठीक है, हमें मिल गया है हमारा जवाब यहां पर। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। आप देखेंगे, हाँ जी, फोर लिम्स ऑफ कैट, लिजर्ड यूज्ड इन वॉकिंग, फोर लिम्स ऑफ व्हेल यूज्ड इन स्विमिंग, एंड फोर लिम्स ऑफ बैट्स यूज्ड इन फ्लाइंग आर एन एग्जाम्पल्स ऑफ। देखिए दिया क्या है, कैट दिया हुआ है, लिजर्ड दिया हुआ है, और इसके साथ आप देखेंगे व्हेल दिया हुआ है, और यहां पर आप देखेंगे बैट दिया हुआ है। जरा देखिए कि इन सब स्पीसीज में कुछ सिमिलरिटी है क्या। आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यस, दीज ऑल आर द वर्टिब्रेट्स, ये सभी वर्टिब्रेट्स हैं। और जिन स्ट्रक्चर की बात किया गया है, चाहे फोरलिम्ब हो व्हेल का, या लिजर्ड का हो, या आप देखेंगे बैट के फोरलिम्ब हो, ये सब फोरलिम्ब इनके फोरलिम्ब हैं, और फोरलिम्ब की मॉडिफिकेशन से अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ये डेवलप हुए हैं। तो यहां पर आप देख पाएंगे कि ओरिजिन इनकी क्या है, पेक्टोरल गर्डल से फोरलिम्ब के रूप में ओरिजिनेट हुए हैं। एनाटॉमी में देखेंगे सिमिलर बोन पैटर्न है, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजेस, ये सारे के सारे हैं। और यहां पर आप देख पाएंगे कि इसके बाद अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर क्या होगा, एनाटॉमी सेम है, ओरिजिन सेम है, लेकिन फंक्शन देखिए कहा गया है अलग अलग है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, तो आप कहेंगे यस, इस सिचुएशन में हो जाएगा ये, ध्यान दें, होमोलॉगस ऑर्गन। सवाल उठता है कि होमोलॉगस ऑर्गन है लेकिन एडाप्टिव रेडिएशन क्यों नहीं, क्योंकि ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर बातें होती हैं। तो एक्चुअल में एडाप्टिव रेडिएशन वह प्रोसेस है, वह इवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिसके द्वारा इन होमोलॉगस ऑर्गन का इवोल्यूशन होता है। तो पूछा है कि इनके और ये ऑर्गन ये क्या हैं, ये किसके एग्जाम्पल हैं, तो कह दिया आपने होमोलॉगस ऑर्गन्स के एग्जाम्पल हैं। लेकिन अगर ये पूछता कि ये किस प्रोसेस के थ्रू डेवलप होते हैं, तब आपका जवाब क्या हो जाता, तब आपका जवाब हो जाता एडाप्टिव रेडिएशन। ठीक है, तो इस तरह से आप देख पाएंगे यहां पर जवाब थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, अगले क्वेश्चन में आएंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एनालॉगस स्ट्रक्चर्स। ध्यान दें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एनालॉगस स्ट्रक्चर्स। अब मैं आपको यहां पर दिखाता हूं कि एनालॉगस स्ट्रक्चर एक्चुअल में क्या होते हैं। एनालॉगस स्ट्रक्चर्स, तो यहां पर हम सिंपली बात करेंगे एनालॉगस स्ट्रक्चर्स। तो इसमें दो तीन चीजों पर आप ध्यान देंगे कि ये डेवलप इन स्पीसीज हैविंग different ancestry अलग अलग एंसेस्ट्री की स्पीसीज में डेवलप करती हैं। और दूसरी कंडीशन हम बात करेंगे एनालॉगस स्ट्रक्चर में, ये क्या होगा, ध्यान दें, डिफरेंट इन ओरिजिन एंड एनाटॉमी, ये हो जाएगा। और तीसरी कंडीशन यहां पर आप देखेंगे क्या हो जाएगा,
develop due to किस कारण से डेवलप कर रहे हैं? ड्यू टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इतना टाइम देकर के आपको यहां पर समझाने की कोशिश किया। तो एनालॉगस स्ट्रक्चर डेवलप इन स्पीसीज हैविंग डिफरेंट एंसेस्ट्री, डिफरेंट इन ओरिजिन एंड एनाटॉमी एंड डेवलप ड्यू टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ये कंडीशन पाई जाएगी। अब यहां पर आप देख पाएंगे क्या कंडीशन होगी, इसको समझने की कोशिश करिएगा कि यहां पर देखेंगे कि कौन सा एनालॉगस स्ट्रक्चर हो जाएगा फिर, विंग ऑफ बैट एंड विंग ऑफ पिजन। देखिए दोनों क्या हैं, वर्टिब्रेट हैं और दोनों में ये फोरलिम्ब की मॉडिफिकेशन से डेवलप हुआ है, इसलिए एनालॉगस स्ट्रक्चर ये नहीं होगा। क्या होगा? होमोलॉगस स्ट्रक्चर। गिल्स ऑफ प्रॉन एंड लंग्स ऑफ मैन। जी हाँ, देखिए एक तो प्रॉन है मींस इनवर्टिब्रेट है, आर्थ्रोपोड है, इनवर्टिब्रेट है, और दूसरा ह्यूमन है, वर्टिब्रेट है या मैमल है। अब दोनों की एंसेस्ट्री बिल्कुल ही अलग है, दोनों की एंसेस्ट्री अलग है, लेकिन जिन स्ट्रक्चर का नाम लिया गया है इनका फंक्शन क्या है? तो फंक्शन सेम है। क्या फंक्शन है? रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग में हेल्प करना। तो इन ऑर्गन्स की, गिल्स की और लंग्स की ओरिजिन भी क्या है? डिफरेंट है, और एनाटॉमी भी डिफरेंट है, हिस्टोलॉजी डिफरेंट है, और एंसेस्ट्री बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो ये क्यों सिमिलर फंक्शन वाले स्ट्रक्चर डेवलप हुए? ड्यू टू द, किस लिए? ड्यू टू द सिमिलरिटी इन रिक्वायरमेंट। और इस कंडीशन के कारण से आप देखेंगे ये हो जाएंगे एनालॉगस स्ट्रक्चर। और इसी तरह से देखिए थॉर्न्स ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा होमोलॉगस है, क्योंकि ये दोनों ही स्टेम के मॉडिफिकेशन है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन्स एंड लेग्स ऑफ हॉर्स। तो यहां पर आप देखेंगे फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन और लेग्स ऑफ हॉर्स को भी आप एनालॉगस नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि दोनों का फंक्शन सेम नहीं है। एक चीज याद रखें, जब भी एनालॉगस ऑर्गन की बात करेंगे तो उसमें फंक्शन निश्चित रूप से सेम होना जरूरी है, ठीक है ना? फंक्शन सिमिलर हो, इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में हम लोग देखते हैं, इसी के साथ साथ अगला क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे द विंग्स ऑफ ए बर्ड एंड द विंग्स ऑफ एन इंसेक्ट आर। देखिए फिर से वही क्वेश्चन जो अभी हमने डिस्कस किया, जस्ट वही क्वेश्चन आ गया। एक बर्ड का विंग और एक इंसेक्ट का विंग, दोनों ही क्या काम कर रहे हैं? दोनों ही फ्लाइंग एडाप्टेशन है, दोनों ही उड़ने के लिए काम करते हैं। जबकि अगर हम ओरिजिन देखें तो बर्ड्स का विंग फोरलिम्ब का मॉडिफिकेशन है जो पेक्टोरल गर्डल से अटैच है, और जो इंसेक्ट के विंग हैं वो क्या हैं? वो इंटेगुमेंट के एक्सटेंशन है। अर्थात हम कह सकते हैं बॉडी वॉल का जो एक्सोस्केलेटन है, उस बॉडी वॉल के एक्सोस्केलेटन को लेते हुए एक्सटेंशन है जो कि फ्लाइंग के लिए एडाप्टेड है। तो ओरिजिन और एनाटॉमी डिफरेंट है, एंसेस्ट्री डिफरेंट है, जबकि फंक्शन क्या है? फंक्शन सेम है। और फंक्शन सेम है तो फिर क्या हो जाएगा? आप समझ सकते हैं कि कैसी स्ट्रक्चर हो जाएगा, एनालॉगस या होमोलॉगस। आइए देखते हैं। फाइलोजेनेटिक स्ट्रक्चर्स एंड रिप्रेजेंट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ये तो होगा नहीं, क्योंकि जब भी एनालॉगस स्ट्रक्चर होगा तो कन्वर्जेंस को रिप्रेजेंट करता है। आगे देखेंगे होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स एंड रिप्रेजेंट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ये तो सही है बट ये वाला हिस्सा सही नहीं होगा। फिर होमोलॉगस स्ट्रक्चर, ये गलत हो जाएगा, हम आगे नहीं पढ़ेंगे। और आगे एनालॉगस स्ट्रक्चर्स एंड रिप्रेजेंट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो आप ध्यान देंगे ये लाइन है जो पूरी तरह से एप्लीकेबल है आपके क्वेश्चन के लिए, और यही है आपका टारगेट आंसर। तो इस तरह से आप देख पाएंगे, जैसे हमने देख लिया कि एनालॉगस स्ट्रक्चर हैं तो निश्चित रूप से उनका रिलेशन किससे होगा? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या एडाप्टिव कन्वर्जेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आइए इसी क्रम में। तो यहां पर आप देखेंगे अगला क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ध्यान दीजिए, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है एडाप्टिव रेडिएशन के लिए, जो आप डार्विनिज्म पढ़ते हैं। और इसमें क्या हुआ था कि इसमें मैनचेस्टर का एग्जाम्पल लिया जाता है। मैनचेस्टर में एक्चुअली एक इंसेक्ट हुआ करता था, वो अभी भी पाया जाता है हालांकि, उसका नाम था ब्रिस्टन बेट्यूलेरिया।
तो बिस्टन बेट्यूलेरिया का एग्जाम्पल लिया जाता है इसमें, और उसमें बताया जाता है कि जब 1850s के टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था तो उस समय सभी इंसेक्ट कैसे हुआ करते थे, व्हाइट कलर के, और सिर्फ 10% के आसपास उनमें ब्लैक कलर के इंसेक्ट हुआ करते थे। तो यहां पर आप देखेंगे ये सभी इंसेक्ट ट्री स्टेम के ऊपर बैठा करते थे, और उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन लगभग न के बराबर था, इसीलिए ट्रीज के स्टेम पर अच्छे से ग्रोथ होती थी लाइकेंस की, और व्हाइटिश लाइकेंस के साथ जब ये इंसेक्ट बैठते थे तो आराम से कैमोफ्लेज शो करते हुए अपने आप को बचा ले जाते थे प्रेडेटरी बर्ड से। लेकिन जो ब्लैक इंसेक्ट होते थे वह व्हाइट बैकग्राउंड पर बैठने पर प्रेडेटरी बर्ड्स के थ्रू देख लिए जाते थे और वो तेजी से डिस्ट्रॉय कर लिए जाते थे। इसी कारण से आप ध्यान दें, उस समय बेटर सर्वाइवल हो रहा था किसका, व्हाइट इंसेक्ट का, और उस व्हाइट इंसेक्ट को कहा जाता है बिस्टन बेट्यूलेरिया टिपिका। और इसके साथ साथ जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वहां पर 1920s के टाइम स्टडी की गई तो देखा गया कि पॉपुलेशन में दोनों तरह के इंसेक्ट का जो प्रोपोर्शन था वो रिवर्स हो गया। व्हाइट इंसेक्ट 10% तक रिड्यूस हो गए एंड ब्लैक इंसेक्ट क्या कर गए, इंक्रीज कर गए अप टू द 90%। और इस तरह से नेचुरल सिलेक्शन हुआ किसका, ब्लैक इंसेक्ट का। तो आप कहेंगे सर नेचुरल सिलेक्शन क्या, तो नेचुरल सिलेक्शन वह प्रोसेस है जिसके थ्रू एक पॉपुलेशन में कुछ स्पेसिफिक टाइप के इंडिविजुअल्स अदर टाइप के इंडिविजुअल्स के रिस्पेक्ट में अधिक अच्छे से सरवाइव कर पाते हैं, अधिक संख्या में रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, और अपने जैसे अधिक इंडिविजुअल को नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन कर पाते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। तो यहां पर नेचुरल सिलेक्शन हुआ था किसका, बिस्टन बेट्यूलेरिया कार्बोनेरिया का, जो ब्लैक इंसेक्ट था। तो आप ध्यान देंगे यहां पर ये इंडस्ट्रियल मेलेरिज्म के कारण हुआ, क्यों, क्योंकि बाद में हुआ था ये कि इंडस्ट्रीज से निकले स्मोक पार्टिकल जाकर के ट्री स्टेम के ऊपर सेटल करने लगे, जिससे उनका कलर ब्लैकिश हो गया, और एनवायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ने के कारण वहां पर लाइकेन की पॉपुलेशन भी, लाइकेन की ग्रोथ कम हो गई। इसीलिए ट्री स्टेम ब्लैकिश कलर टर्न करने लगे, और उस ब्लैक कलर पर ब्लैक इंसेक्ट कैमोफ्लेज कर पाए और वह बेटर सरवाइव करके अगली जनरेशन में अपना नंबर इंक्रीज कर पाए। तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि यहां पर हो जाएगा क्या, ये नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल होगा। अब यहां से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको और पूछा जा सकता था, अगर ये पूछ लेता कि इंसेक्ट की इस पॉपुलेशन में फर्स्ट टाइम ब्लैक इंसेक्ट का इवोल्यूशन कैसे हुआ, फर्स्ट टाइम ब्लैक इंसेक्ट क्यों अपीयर हो पाया, तो इस चीज का जवाब हो जाएगा क्या, जीन म्यूटेशन। इस चीज का क्या जवाब हो जाएगा, म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन। तो इस तरह से आप देख पाएंगे इन चीजों को। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक बार फिर से आपके सामने है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग हैड द स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी। जी हाँ, यहां पर ह्यूमन के डिफरेंट एंसेस्टर और ह्यूमन की भी बात की गई है। तो इन एंसेस्टर में अगर हम बात करें तो सिंपली आप देखेंगे होमो हैबिलिस के लिए, इसके लिए होता है 650 to 800 सीसी, और इसके साथ साथ आप देखेंगे होमो इरेक्टस के लिए ये हो जाएगा 900 सीसी, और इसके साथ साथ आप देख पाएंगे होमो निएंडरथैलेंसिस का ये हो जाता है 1300 to 1600 सीसी विद एन एवरेज साइज ऑफ 1400, इतना। और इसके बाद में आप देखेंगे होमो सैपियंस का हो जाता है 1350 से लेकर के 1400 सीसी तक। जी हाँ, इस डेटा को और इस डेटा को जब आप कंपेयर करते हैं तो यहां पर एक चीज क्लियर हो जाती है, क्या, एक चीज क्लियर हो जाती है कि आज का जो हम लोग हैं होमो सैपियंस, हमारी क्रेनियल कैपेसिटी के रेस्पेक्ट में निएंडरथल मैन की क्रेनियल कैपेसिटी जो एनसीईआरटी में 1400 दी गई है, बट इसका एवरेज, इसका रेंज यहां तक होता था, तो ये थोड़ा सा अधिक होती थी। तो इस चीज को याद रखेंगे, आगे आपके लिए क्वेश्चन में काम आएगा। तो यहां पर सबसे कम ब्रेन कैपेसिटी किसकी है, आप कह सकते हैं होमो हैबिलिस की। देख रहे हैं ना, ये था होमो हैबिलिस। तो इस तरह से आप देख पाएंगे इस क्वेश्चन को, और इसी के साथ साथ अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा,
हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज होमोलॉगस टू द विंग ऑफ बर्ड। तो विंग ऑफ बर्ड के होमोलॉगस अगर हमें कोई स्ट्रक्चर देखना है तो निश्चित रूप से हमारा जो टारगेट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, निश्चित रूप से वो बर्ड एक या तो बर्ड कैटेगरी को होगा, फॉलो करेगा, या वर्टिब्रेट्स में से कोई होगा, इन्हीं दो में से कोई हो पाएगा। तो हम बात करेंगे, आप देखिए कि विंग ऑफ मॉथ ये वर्टिब्रेट नहीं है, छोड़ देंगे। हाइंड लिम्ब ऑफ रैबिट ये भी नहीं होगा क्योंकि ये वर्टिब्रेट तो है बट हाइंड लिम्ब की बात की गई है, जबकि विंग्स क्या है, These are the modification of फोर limbs। यहां पर आप देखेंगे फ्लिपर ऑफ वेल, यस यही हमारा आंसर होगा। वेल के जो फ्लिपर होते हैं तैरने के लिए एडाप्टेशन है, स्विमिंग एडाप्टेशन के रूप में, ये फोर लिम्ब के मॉडिफिकेशन होते हैं। तो फोर लिम्ब का मॉडिफिकेशन है और वो वर्टिब्रेट कैटेगरी को भी फॉलो कर रहा है वेल, तो इस तरह से आप देखेंगे ये आपका आंसर हो जाएगा। जबकि डॉर्सल फिन ऑफ शार्क ये नहीं होगा क्योंकि ये फोर लिम्ब का मॉडिफिकेशन नहीं है। ठीक इसी के साथ साथ हम लोग यहां पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन के रूप में आपके सामने ये रहा, विच आर द टू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ फॉलोइंग आर द टू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब देखेंगे कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं, देखते हैं। द अर्लीस्ट ऑर्गेनिजम्स दैट अपीयर्ड ऑन द अर्थ वर नॉन ग्रीन मीन्स एक्लोरोफिलस थे एंड प्रिज्यूमेबली एनएरोब्स, यस ये सही है, ये नॉन क्लोरोफिलस थे और हेटेरोट्रॉफिक भी थे और एनएरोबिक थे क्योंकि उस समय ऑक्सीजन थी ही नहीं। बात करेंगे इसके बाद, द फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स वर द कीमो ऑटोट्रॉफ्स दैट नेवर रिलीज्ड ऑक्सीजन। जी हाँ, फर्स्ट टाइम जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए थे वह एक्चुअल में कीमोसिंथेटिक नेचर के बैक्टीरिया थे, प्रोकैरियोट्स थे, और वो कीमोसिंथेटिक फॉर्म ही थे। और इसीलिए आप ध्यान देंगे कि ये बात यहाँ पर सही हो जाएगी और इन्होंने ऑक्सीजन रिलीज नहीं किया। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन तब रिलीज हुई थी जब फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए और उन्होंने वाटर को यूटिलाइज करना स्टार्ट किया अपनी फोटोसिंथेसिस में। तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सामने हैं, तो ये क्या है, ये भी सही है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑन द अबव स्टेटमेंट ऑफ द अबव स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। जी हाँ, इनमें से करेक्ट कौन है, तो देखें बी इज करेक्ट, ए इज फॉल्स, गलत है, ये ए भी सही है। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, यस बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ये हमको सही लग रहा है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। इसी के साथ साथ आप देखेंगे बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, गलत है। ए इज करेक्ट, बी इज फॉल्स, ये भी गलत है। तो सेकेंड ऑप्शन है हमारे सामने जो सही हो जाएगा। इसी के साथ साथ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और अगले क्वेश्चन में यहां पर हम लोग देखें क्या आ जाएगा। एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर रिजल्ट ऑफ। देखिए स्टार्ट में पहले दूसरे क्वेश्चन में ही, पहले और दूसरे क्वेश्चन में हमने आपको हिंट दिया था कि एनालॉगस स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं किससे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से, और होमोलॉगस स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं किससे, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से। तो इस तरह से देखिए वही चीज आ गई यहां पर, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर रिजल्ट ऑफ। तो ध्यान दें संवृत्त रचनाएं किसका परिणाम है, तो जवाब हो जाएगा यहां पर पहले ही ऑप्शन में आपका टारगेट ऑप्शन है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो जाएगा। और या इसी को अभिसारी उद्विकास कहते हैं। तो अभिसारी उद्विकास का अर्थ है कि अलग अलग पूर्वजता वाली जातियों का समान आवासीय दशाओं में आकर के समान कार्य करने वाले अनुकूलन को विकसित करना। तो इस तरह से आप देख पाएंगे इस चीज को। तो चलिए लेते हैं अगले सवाल को, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो यहां पर देखेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन, या आनुवंशिक विचलन या अपोहन कहां होता है। तो इसका जवाब ये हो जाएगा कि ध्यान दें जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, पहले इसको आप जान लीजिए। जब किसी पॉपुलेशन में जब किसी पॉपुलेशन की एलील फ्रीक्वेंसी में बाई चांस कोई चेंज आ जाता है, बाई चांस कोई डेविएशन आ जाता है, तब इस चांसफुल डेविएशन को कहा जाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। और आप ध्यान दीजिए जेनेटिक ड्रिफ्ट के लिए एक नियम होता है कि हमेशा वहां पर अधिक संभावित होती है जहां पर पॉपुलेशन की साइज छोटी होगी। क्यों? क्योंकि स्मॉल साइज पॉपुलेशन पर बाई चांस डेविएशन के जो चांसेस होते हैं, संभावनाएं होती हैं, वो अधिक होती हैं।
और लार्ज साइज पॉपुलेशन पर बाई चांस डेविएशन की जो प्रोबेबिलिटीज होती हैं वो अपेक्षाकृत काफी कम होती हैं। इसको आप एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि सपोज करिए इंडिया में जितनी भी मेल प्रेगनेंसीज और फीमेल प्रेगनेंसीज कंसीव करती हैं उनमें मेल और फीमेल का रेशियो क्या होता होगा, ये हमेशा 1:1 होता है। मैं चाइल्ड बर्थ की बात नहीं कर रहा हूं, प्रेगनेंसीज के कंसीव करने की बात कर रहा हूं। ये 1:1 के रेशियो में, क्योंकि हर बार मेल और फीमेल होने की प्रोबेबिलिटी 50% होती है, तो 1:1 का रेशियो होता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर इसी को हम बहुत छोटे लेवल पर लें, एक फैमिली में 4 फीमेल्स हैं, सपोज करिए 4 भाई हैं, उनकी वाइफ हैं, तो चारों फीमेल्स को अगर प्रेगनेंसी मेंटेन होती है, कंसीव होती है, तो क्या जरूरी है कि 2 को मेल एम्ब्रियो डेवलप करें और 2 की बॉडी में फीमेल एम्ब्रियो डेवलप करें? ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि बाई चांस जितना भी हम छोटे लेवल पर आएंगे तो बाई चांस डेविएशन की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो इसी तरह से आप देख पाएंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लार्ज आइसोलेटेड पॉपुलेशन नहीं, नॉन रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन नहीं, स्लो रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन नहीं, स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन यस, ये सही आपका आंसर होगा। छोटी पॉपुलेशन होनी चाहिए और आइसोलेटेड होनी चाहिए। आइसोलेटेड का अर्थ ये कि किसी और पॉपुलेशन के मेंबर उससे ब्रीड न कर रहे हों, क्योंकि अगर 10 अलग अलग पॉपुलेशन है और सभी के मेंबर आराम से एक दूसरे से ब्रीड कर रहे हैं तो वो फंक्शनली एक ही पॉपुलेशन के जैसा बिहेव करेंगी और वो लार्ज हो जाएगी, वो स्मॉल फिर कंसीडर नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से आप देख पाएंगे इस चीज को। आइए इसके साथ साथ आपको लेते हैं अगला क्वेश्चन। इन हार्डी-वीनबर्ग इक्वेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल इज, इन हार्डी-वीनबर्ग इक्वेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो हार्डी-वीनबर्ग का जो लॉ होता है वो इस तरह से इक्वेशनल फॉर्म में लिखा जाता है कि p² प्लस 2pq प्लस q², इस तरह से। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये जो 3 पार्ट होते हैं इस इक्वेशन के, इन तीनों ही पार्ट में क्या होता है तो आप देखेंगे ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ, किसकी फ्रीक्वेंसी है जी, तो आप कहेंगे दिस वन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल्स। और इसकी बात करेंगे तो ये है, आप ध्यान दीजिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे इसकी बात करेंगे तो ये है, आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल्स। इस तरह से आप देख पाएंगे इन चीजों को। तो ये 3 पार्ट हैं इसके। तो आप देख लीजिए कि हार्डी-वीनबर्ग समीकरण में विषमयुग्मजीय जीवधारियों की प्रायिकता का निरूपण किससे होता है, तो आप कहेंगे इससे होता है। ये हमारा सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट। आराम से, बहुत आसान सा सवाल था, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके बाद में आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहां पर आप देखेंगे द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर of human evolution from early to the recent is। chronological का मीनिंग होता है टाइम पीरियड से। क्रोनस मीन्स होता है टाइम पीरियड, तो क्रोनोलॉजिकल टाइम का अर्थ होगा टाइम पीरियड से। कहां से? फ्रॉम द अर्ली, स्टार्ट से रिसेंट की ओर। तो आप देखेंगे जो सही सीक्वेंस था वो क्या था, वो था रामापिथेकस, या हम लोग बात करेंगे सबसे पहले तो ये था ड्रायोपिथेकस था, फिर इसके बाद में रामापिथेकस था, देन ऑस्ट्रेलोपिथेकस था, और इसके बाद में आप ध्यान दें होमो हैबिलिस था, और इसके बाद में होमो इरेक्टस था, फिर इसके बाद में
ध्यान दें। इसके बाद निएंडरथल और होमोसैपियंस था। निएंडरथल एंड होमोसैपियंस ये था। तो इस क्रोनोलॉजिकल, ये सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। देखेंगे कि ये हमको कहां पर मिल रहा है। तो आप देखेंगे रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अब तक सही है, होमो हैबिलिस ये भी सही है, होमो इरेक्टस ये भी सही है। तो यहां हमारे पास सही है, ये फर्स्ट ऑप्शन ही सही आ जाएगा। अदर ऑप्शन गलत कहां पर हो रहे हैं? रामापिथेकस, होमो हैबिलिस यहां तक सही है, लेकिन ऑस्ट्रेलोपिथेकस अब नहीं आएगा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस को पहले आना चाहिए था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस यहां तक सही है, लेकिन रामापिथेकस यहां नहीं, इसके ऑस्ट्रेलो से पहले आना था। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि यहां पर देखेंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस। ध्यान दें, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद रामापिथेकस नहीं आएगा, जबकि रामापिथेकस कब आएगा? पहले आएगा। तो इस तरह से आप देख पाते हैं इन चीजों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। इसी के साथ साथ यहां पर आप देखें अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ? ओरिजिन, ध्यान दें, ओरिजिन ऑफ लाइफ में सही सीक्वेंस क्या है? और यकीन मानिए ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और सिंपली हम लोग बात करते हैं कि जो सीक्वेंस था अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थियरी या अकॉर्डिंग टू ओपेरिन हेल्डेन थियरी, क्या सीक्वेंस था? तो ये था, आप ध्यान देंगे कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, और इसी के साथ साथ आप देखेंगे इसके बाद में क्या, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ साथ आप देख पाएंगे क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या मोनोमर्स, and after that organic polymers, और इसके बाद में था, आप ध्यान दें, प्रोटोबायोन्ट्स अर्थात कोएसरवेट्स या माइक्रोस्फीयर्स की बात कर लें इस तरह से। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे इसके बाद ध्यान दें डीएनए बेस्ड जेनेटिक सिस्टम, या हम इसको कह सकते हैं कि इसे हम ऐसे दिखा देंगे कि कोएसरवेट्स प्लस डीएनए, अर्थात जब इन कोएसरवेट ने, ध्यान दें, प्रोटोबायोन्ट के भीतर डीएनए आ गया, डीएनए बन गया, तब जाकर के वही डीएनए बेस्ड जेनेटिक सिस्टम के रूप में काम करने लगा। तो इस तरह से आप इस चीज को यहां पर कंसीडर कर पाएंगे। अब इतना जानने के बाद में हमारे पास देखिए सही ऑप्शन हमको मिलता कहां है? यहां देखिए फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स, तो ये तो बहुत बात की चीज है। आगे देखें सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मोनोमर्स, जी हां, इसको हम लोग फर्स्ट ऑप्शन पर ले सकते हैं अपने। फिर इसके साथ साथ आप देखेंगे यहां सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर, तो देखिए कि सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर क्या हो जाएगा? मोनोमर के बाद पॉलीमर आ जाएगा। चलिए इसको हम लोग दूसरे ऑप्शन में यहां पर कंसीडर कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे अब दो ऑप्शन और हैं, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए बेस्ड जेनेटिक सिस्टम या फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स। तो मैंने पहले बताया आपको कि पहले आएगा प्रोटोबायोन्ट्स, तो आप लेंगे इसको, ये हो जाएगा आपके लिए थर्ड ऑप्शन। और यहां पर आप देख पाएंगे ये जो लास्ट है ये क्या हो जाएगा? ये फोर्थ ऑप्शन के रूप में ये आ जाएगा। तो सही सीक्वेंस हमारा क्या हो जाएगा? ध्यान दें, ये 2 1 यहां पर आ रहा है, पहले इसको लेंगे 2, फिर इसके बाद में लेंगे 3, फिर इसके बाद में लेंगे 1 और 4। अब देखिए कि 2 3 1 4 का ऑप्शन हमें कहां मिल रहा है? तो आप देखिए 2 3 1 4 यहां पर सेकेंड ऑप्शन मिल रहा है आपके सामने, अर्थात सबसे पहले आया वो जो 2 नंबर पर है। कौन? सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मोनोमर्स। देन
synthesis of organic polymers, after that formation of protobionts and finally formation of DNA based genetic system। इस तरह से हम देख पाएंगे कि ये सीक्वेंस था किस समय, ओरिजिन ऑफ लाइफ के सीक्वेंस में। तो आप देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग यहां पर। इन बोगेनविलिया थॉर्न्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ, हाँ बोगेनविलिया में थॉर्न और कुकुरबिटा में टेंड्रिल, ये बहुत फेमस एग्जांपल है इवोल्यूशन का, और ये एग्जांपल दिया जाता है होमोलॉगस ऑर्गन के लिए। क्यों? क्योंकि बोगेनविलिया के जो थॉर्न होते हैं, सिंपली हम लोग बात करेंगे कि बोगेनविलिया का जो थॉर्न होता है वो थॉर्न लीफ की जो लीव्स होती हैं, इन लीव्स की आप ध्यान दीजिएगा, लीव्स की एक्सियल पोजीशन से यहां से अराइज करता है, और इसको कंसीडर किया जाता है स्टेम का मॉडिफिकेशन। क्या है ये? स्टेम का मॉडिफिकेशन। तो सिंपली हम लोग देखेंगे कि क्या है ये, एडवेंटिशियस रूट नहीं, स्टेम यस, तो स्टेम पर आप टिक करेंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हालांकि पूछा जाना चाहिए था इससे कि बोगेनविलिया का थॉर्न और कुकुरबिटा का टेंड्रिल ये किसका एग्जाम्पल है, ये पूछ सकता है, तो आप कहेंगे होमोलॉगस ऑर्गन। और अगर ये पूछ दिया जाए कि ये दोनों किस प्रोसेस के थ्रू डेवलप हुए हैं, तब आप क्या कहेंगे, एडाप्टिव रेडिएशन या एडाप्टिव कन्वर्जेंस, बोलिए, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, तो आप कहेंगे यह एडाप्टिव रेडिएशन या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का रिजल्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख पाएंगे इन चीजों को। तो कुल मिलाकर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने ये है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू ऑब्टेन काउज yielding higher milk output represents, ध्यान दें, आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू ऑब्टेन काउज yielding higher milk output represents। सवाल उठता है कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ। देखिए, अधिक दूध देने वाली गायों को प्राप्त करने के लिए किया गया कृत्रिम वर्ण क्या दर्शाता है। ध्यान दीजिए, हम बात कर रहे हैं कि जनरली देखिए कि हमारे जो फार्मर्स होते हैं आजकल कौन सी काउज का, किस तरह की गायों का पालन करना चाहते हैं, तो जवाब यही है कि ऐसी गायें जिनमें मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी अर्थात मिल्क प्रोड्यूस करने की क्षमता अधिक होती है। तो अधिक मिल्क प्रोड्यूस क्षमता, और दूसरा कैरेक्टर क्या हो जाएगा, एवरेज मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी, और तीसरा हो जाएगा लो मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो ये तीनों बातें हो जाएंगी। तो अधिक की ओर अर्थात एक स्पेसिफिक एक्सट्रीम कैरेक्टर वैल्यू का सिलेक्शन किया जा रहा है, और जब किसी एक अधिमानी लक्षण का वर्ण किया जाता है तब होता है डायरेक्शनल सिलेक्शन। तो यहां पर आप देख पाएंगे डायरेक्शनल एज इट पुशेस द मीन ऑफ कैरेक्टर इन वन डायरेक्शन। तो जी हां, यही आपका सही जवाब हो जाएगा, जबकि यहां पर किसी और में डायरेक्शनल नहीं दिया हुआ है तो हम इसके साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। यहां पर आप देखेंगे, among the following sets of example for divergent evolution select the incorrect option। जी हाँ, divergent evolution के लिए incorrect option select करेंगे हम लोग। देखेंगे brain of bat, man and cheetah, ये तो क्या हो गए, ये तो हो गए homologous, और इसी के साथ साथ eye of octopus, bat and man, तो ये हो गया analogous। क्यों? क्योंकि octopus और इनकी आई, इन दोनों की तो होमोलॉगस है, लेकिन इसकी क्या हो गया, एनालॉगस। हार्ट ऑफ बैट, मैन एंड चीता, ये होमोलॉगस हो जाएगा, और इसके बाद में फोर लिम्ब ऑफ मैन, बैट एंड चीता, ये भी होमोलॉगस हो जाएगा। तो आप देखिए होमोलॉगस किस इवोल्यूशन से होता है, तो आप कहेंगे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के लिए गलत क्या हो गया, फिर ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, यही आपका ऑप्शन होगा सही आंसर के रूप में, तो ये सेकंड हो जाएगा। देन इसके साथ साथ आगे आप देखेंगे, नेक्स्ट हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगले सवाल में देखिए, द सिमिलरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर्स इन फोरलिम्स ऑफ मेनी वर्टिब्रेट्स इज एन एग्जांपल ऑफ। थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था कि डिफरेंट वर्टिब्रेट्स के फोरलिम में सिमिलर बोन पैटर्न पाया जाता है, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फैलेंजेस। तो यहां पर आप बात करेंगे, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा एडाप्टिव रेडिएशन। ध्यान दें, एडाप्टिव रेडिएशन या होमोलॉजी की बात करेंगे। तो देखेंगे
स्ट्रक्चर फॉलोइंग ऑफ मेनी वर्टिब्रेट इज एग्जांपल ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन का एग्जांपल है, तो हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा यहां पर होमोलॉजी को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। प्रोसेस पूछता तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन ये पूछते या एडाप्टिव रेडिएशन कहते। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट लेते हैं यहां, अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डिब्रीज द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन इज। ह्यूगो डिब्रीज ने यह बताया कि इवोल्यूशन होता है साल्टेशन के थ्रू या एक और उसी का नाम है क्या, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। तो इसमें आप देख पाएंगे अब ये कैसी होती, तो यहां पर देखिए ऑप्शन में आपके सामने फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में सेकेंड पर दिया हुआ है, इस चीज को आप देख लेंगे साल्टेशन। तो ये साल्टेशन कैसे हो सकते हैं, माइनर या मेजर। जनरली मेजर चेंजेस कहे जाते हैं बट माइनर भी हो सकते हैं कुछ केसेस में। फिर इसके बाद में आगे आप देख पाएंगे नेक्स्ट कंडीशन की बात हम लोग कहें तो इसमें देखें क्या कंडीशन होगी, ए जीन लोकस हैज 2 एलील्स ए एंड स्मॉल ए। तो आप ध्यान देंगे कि एक जीन लोकस है, मान लीजिए कोई क्रोमोसोम है यहां पर और क्रोमोसोम पर यहां पर आप देख रहे हैं यह एक पर्टिकुलर लोकस है जहां पर एक तरफ स्मॉल ए, एक तरफ कैपिटल ए है, दूसरी तरफ स्मॉल ए है। तो यहां पर इस कंडीशन में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील कैपिटल ए इज 0.4। जी हाँ, डोमिनेंट एलील के लिए हम बात करेंगे ये है 0.4 अर्थात कितना 40% इस तरह से। और इसके बाद में देन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोलॉगस डोमिनेंट। होमोलॉगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो सिंपली आप देख सकते हैं कि होमोलॉगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी यहां पर आप देख लेंगे इसको निकालने के लिए। तो P की वैल्यू आपको दिया हुआ है और P की वैल्यू अगर ऐसा है तो यहां पर हम देख सकते हैं कि Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 0.6 हो जाएगी। अब सवाल उठता है कि होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल, हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो सिंपली हम लोग देखेंगे कि होमोजाइगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी अर्थात पी स्क्वायर ये हो जाएगा कितना 0.4 इंटू 0.4 इज इक्वल टू 0.16 ये हो जाएगा। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे Q की बात करेंगे अर्थात होमोजाइगस रिसेसिव की नहीं, हेट्रोजाइगस पहले पूछा है, तो 2pq की बात करेंगे तो 2pq हो जाएगा 0. यहां मैं ले लेता हूं 2pq ये हो जाएगा कितना 0.4 इंटू 0.6 इंटू 2 ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहां पर आप देखेंगे 0.48 ये हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और इसी के साथ अगर हम बात करें क्यू स्क्वायर की बात करेंगे तो क्यू स्क्वायर अर्थात यहां पर देखेंगे हेट्रोजाइगस रिसेसिव, तो इसका हो जाएगा कितना 0.6 इंटू 0.6 इज इक्वल टू 0.36 ये हो जाएगा, तो 36%। तो अब देखेंगे ये हमें कहां मिल रहा है 1648 एंड 0.36, तो यहां पर देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल रहा है, तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं तो आप देखेंगे वेरिएशंस कॉज्ड बाय म्यूटेशन एज प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डिब्रीज आर। जी हाँ, ह्यूगो डिब्रीज ने जिन वेरिएशन की बात की म्यूटेशन के थ्रू या सॉल्टेशन के थ्रू वो कैसी होती हैं, स्मॉल एंड डायरेक्शनल ऐसा तो होगा नहीं क्योंकि ये म्यूटेशन हमेशा डायरेक्शनलेस होता है। तो यहां पर देखेंगे स्मॉल एंड डायरेक्शनलेस हो सकता है, लेकिन आगे ध्यान दें रैंडम एंड डायरेक्शनल होगा नहीं, रैंडम एंड डायरेक्शनलेस। तो ये बेस्ट ऑप्शन आपके सामने ये आ जाएगा, रैंडम होगा और डायरेक्शनलेस होगा। तो इस तरह से आप देख पाएंगे ये यहां पर म्यूटेशन थियरी से रिलेटेड क्वेश्चन था और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट इसके बाद में हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर आते हैं और यहां पर देखेंगे मैच द इंडिविजुअल्स विद करेक्ट ब्रेन साइज। जी हाँ, इनकी ब्रेन साइज हमें पता होनी चाहिए और उसको हम मैच कर लेंगे। तो देखिए ए की बात करेंगे होमो हैबिलिस, इसका मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ये हो जाएगा। तो होमो हैबिलिस के लिए हमें मिल जाता है देखिए
ये थर्ड से मैचिंग हो जाएगा, इसका थर्ड ऑप्शन से, एक मिनट, ये नहीं, ये थर्ड ऑप्शन से, ये थर्ड ऑप्शन से इसका मैचिंग हो जाएगा ए का। होमो निएंडरथैलेंसिस, ये एनसीईआरटी में निएंडरथल मैन की क्रेनियल कैपेसिटी दिया हुआ है, तो ये हो जाएगी 1400 सीसी, तो ये आ जाएगा फोर्थ से मैच कर जाएगा। और होमो इरेक्टस एनसीईआरटी से ही लिया गया डेटा है, 900 सीसी हो जाएगा, और ये है फर्स्ट ऑप्शन पर। और होमो सैपियंस 1350 टू 1450 मैंने आपको बताया था, तो यहां पर आप देखेंगे ये थोड़ा निएंडरथल के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा कम होता है, तो ये 1350 की बात करेंगे, तो यहां हो जाएगा ये। अब 3412 देखिए कि ये सीक्वेंस हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है, 3412, ये फर्स्ट ऑप्शन ही आपके सामने है और यही सही जवाब होगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, और ये 2019 का लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। तो इन ए स्पीसीज द वेट ऑफ न्यूबॉर्न रेंजेस फ्रॉम 2 to 5 kg। जी हाँ, जो नॉर्मल रेंज है वो क्या है, 2 to 5 kg ये है। अब ये नॉर्मल रेंज है। फिर इसके बाद में आप देखेंगे 90% ऑफ न्यूबॉर्न विद एन एवरेज वेट बिटवीन 3 to 3.3 kg। जी हाँ, आप ध्यान देंगे 97% सर्वाइव कर रहे हैं किस रेंज में, तो आप कहेंगे यहां पर देखेंगे 3 kg से लेकर के 3.3 to 3.3 kg वाले इन्फेंट्स इतना सर्वाइव कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि नेक्स्ट हम कंडीशन देखें कि जो 2 to 2.5 वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, वो 99% डाई कर जा रहे हैं, अर्थात केवल 1% सर्वाइवल है किसका, 2 to 2.5 kg वाले इंडिविजुअल्स का। और इसी तरह से आप देखेंगे जो अपर बॉडी वेट वाले हैं, तो यहां पर आप देखेंगे उनका भी सर्वाइवल ठीक ऐसा ही है, 1% केवल सर्वाइव कर पा रहे हैं, कौन, 4.5 से लेकर के 5 kg वाले इन्फेंट्स। तो जरा देखिए कि मैक्सिमम सर्वाइवल पॉपुलेशन में किस तरह के इंडिविजुअल्स का हो रहा है, तो आप कहेंगे द इंडिविजुअल्स हैविंग एवरेज बॉडी वेट, वो इन्फेंट जो एवरेज बॉडी वेट के साथ जन्म लेते हैं वो 97% मामलों में सही तरह से सर्वाइव कर जाते हैं, जबकि अधिक बॉडी वेट और कम बॉडी वेट वाले इंडिविजुअल्स के डेथ की संभावना अधिक होती है। अर्थात यहां पर कौन सा नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है, तो मीन कैरेक्टर वैल्यू का सिलेक्शन हो रहा है। इसका अर्थ है कि स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन हो रहा है, तो स्थायी कारक चयन हो जाएगा। तो आप देखेंगे डिसरप्टिव नहीं, साइक्लिकल सिलेक्शन नहीं, डायरेक्शनल सिलेक्शन नहीं, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन यस, यही आपका सही आंसर हो जाएगा, स्थायी कारक चयन होगा। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब किसी एक परिधीय लक्षण या एक पेरिफेरल कैरेक्टर या एक अधिमानी लक्षण का चयन हो तब दिशात्मक या डायरेक्शनल होगा, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये था स्टूडेंट्स इवोल्यूशन से रिलेटेड 2013 से लेकर 2019 तक के क्वेश्चन, और जो कि नीट में आए हुए थे, और इनको हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया। उम्मीद है कि आप लोगों ने कई चीज़ें यहाँ पर सीखा होगा, कई चीज़ों को रिवाइज किया होगा। तो ठीक है, लगभग 1 घंटे के आसपास हम लोग एक दूसरे के साथ बने रहे। हमारे वीडियो को आप पसंद जरूर आया होगा, कहने की बात ही नहीं, तो आप सेलेक्ट करिए इसको, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे कि आपके और भी फ्रेंड्स को इसका फ़ायदा मिल पाए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय CLC।